हमने कोशिश की है कि जो रिपीट क्वेश्चंस हैं वो शायद निकाल सकें, क्योंकि बहुत लोगों ने प्रश्न भेजे हैं, हम सबके नाम नहीं पढ़ के सुनाने वाले। अगर आपके प्रश्न बाकी भी रह जाएं तो सुशील जी से हम उनकी ईमेल आईडी ज़रूर लेंगे और हम उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। सुशील जी, पहला सवाल ये है कि विल द पोस्चर ऑफ इंडिया पोस्ट द सर्जिकल स्ट्राइक्स हैव एनी बेयरिंग ऑन द कश्मीर इशू एंड व्हाई डू यू थिंक सो? Huge, massive. I forgot to say this. Kashmir issue is not about Kashmir. I think this is also one important fact we must remember. अगर कश्मीर इशू केवल कश्मीर के विषय में होता तो मुंबई में वो सब नहीं होता, तो जयपुर में, काशी में, हैदराबाद में, देश भर में, दिल्ली में क्या क्या हुआ है और हो रहा है वो सब नहीं होता। जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं उनकी वजह से पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ, इस पर जो बात आई वो पाकिस्तान उससे कितना मना कर रहा है, कितना हम उसको प्रूव कर पाएंगे, करने की ज़रूरत भी है कि नहीं, ये अलग बहस है। लेकिन एक बात ये तय हुई है कि भारत ने अपने ऊपर जो एक वर्जना लगा के रखी थी, जिसको हम महिमा मंडित करते थे एक फ्रेज से कि ये स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट है, ये भी एक सामरिक तिकड़म है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ घूर के देखेंगे और 2 बयान दे देंगे। कम से कम उसका तिलिस्म टूटा है और हमने अपने लिए वो रास्ता खोला है, हमने वो बेड़ी तोड़ी है। ये एक साइकोलॉजिकल, एक मानसिक वर्जना थी जिसको हमने लांघा है। उस दृष्टि से मुझे लगता है कि हम एक नए ऑर्बिट में गए हैं और बाकी जो कुछ हुआ वो इंसिडेंटल है। वो 150 लोग गए, वो 5 ठिकानों में गए, वो 250 किलोमीटर अपार्ट टारगेट्स में गए, वो आधी रात के बाद गए, वो पौ फटने से पहले आ गए, उन्होंने 36 मारे कि 66 मारे, उन्होंने लाइट इक्विपमेंट और वेपनरी इस्तेमाल की कि ग्रेनेड्स मारे, हमने उसका वीडियो बनाया या नहीं बनाया, दीज आर इमटेरियल डिटेल्स। That is more significant in my view. So the next question is, what do you think Kashmiris really want? Is it really independence, or do they want to go with India or Pakistan? Well, on this issue, Kashmir has a lot of debate. I must agree with some of my friends from the valley with whom I seldom agree. There is a big population which wants to stay with India. Unfortunately, India has abandoned them. Successive governments have abandoned them. They don't stand by them. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। कुक्का पारे एक फोक सिंगर था, वो 90s में पाकिस्तान गया, आर्म्स ट्रेनिंग ली, वहां देखा असलियत क्या है, वापस आया, आर्मी को सरेंडर किया, आर्मी से कहा कि मैं काउंटर इंसर्जेंट बनूंगा, काउंटर इंसर्जेंसी में इखवान नाम का संगठन शुरू किया, इंसर्जेंसी की कमर तोड़ के रख दी। मुसलमान था, देशभक्त था, उसी के बूते 1996 में भारत वहां चुनाव करवा सका। 1990 में जब हम लोगों का विस्थापन हुआ था तो फारूक अब्दुल्ला छोड़ छाड़ के लंदन भाग गए थे, गोल्फ खेल रहे थे। 90 से 96 तक वहां गवर्नर का शासन था। 96 में भारत ने चुनाव करवाए और आकर फिर से फारूक अब्दुल्ला को सत्ता दे दी। लेकिन उस कोकापारे का क्या हुआ? उसको जब इन जिहादियों ने गोली मारी, उसके फ्यूनरल में एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर तक नहीं गया। ये सैकड़ों करोड़ रुपया हुर्रियत की सिक्योरिटी पे खर्च करते हैं, उनकी ऐशो आराम पे खर्च करते हैं। ये वहां देशभक्तों पर फूटी कौड़ी नहीं लगाते हैं। उसके साथ ही
मुश्ताक फैमिली जम्मू में भाग करके आकर के रह रही है, लियाकत मारा गया, कैप्टन शिबन किशन तिक्कू बीमार पड़ा है। Successive regimes have thrown money at separatists in the fond hope that they can buy their loyalty, and those who are loyal to them, they are already in our pocket, they don't have an option. Where will they go? Is the attitude. Number two, this attitude that you can please them, cajole them into some kind of change of heart and win them over is idiotic. Barack Obama was not stupid when he did not even let Osama's dead body pictures to be taken or published anywhere. Indian government did not allow Maqbool Bhatt to step out of Tihar jail after his hanging, or for that matter, Ajmal Kasab. But this government organized a funeral for Yaqub Memon in this city. I'm not talking about Kashmir. Burhan Wani's funeral was organized. Pakistani militants' funerals are organized, attended by thousands of people. What do? These funerals serve a purpose. When vagabond teenagers with no purpose in life see such an easy way to glory, imagine what a 16 or 17-year-old will think when thousands of people are singing praises of Burhan Wani in a funeral. This government organizes that. This government, our government, पिछले 2 साल से हो रहा है ये। क्यों कर रहे हैं भाई? Is it soft touch, healing touch, reaching out? Reaching out to what? To what avail? So there is a section which is, sorry for digression, which is committed to secession as a political bogey because it helps them seek concessions. वो कहते हैं कि ये हमारी politics है. We will keep you on the edge, we will keep asking for more, and you will keep giving. In their hearts, probably they will never reveal or they don't want to go because they know what a state Pakistan is in. Or as a landlocked Kashmir with such a meager set of resources, where will they go? But as a political ideology, it suits them because it is lucrative to be in this kind of politics. तीसरा वो हैं जो पाकिस्तान चाहते हैं, वो पाकिस्तान फंडेड हैं. चौथे वो हैं जो आज़ाद कश्मीर चाहते हैं, ना पाकिस्तान चाहते हैं ना हिंदुस्तान चाहते हैं. पांचवें वो हैं जो कैलिफेट चाहते हैं कि democracy is sham, socialism is sham, secularism is sham, nationalism is sham, regionalism is sham, any other identity except Islam is sham. So what do we want? We want a caliphate. So ISIS, Baghdadi or whoever is his successor. But the secession is bit in their first step as a low-hanging fruit. कहते हैं कि साहब इंडिया से तो अलग हो, बाद में देखते हैं क्या करना है. So on this they cooperate also, even as they indulge in debates and argument as to what after. But on this issue, they don't have much of a problem. So there are shades and there are shades. I wonder if I've answered your question right. So the next one is around the recent discussions on China and the Indus Valley Treaty, the Indus Water Treaty, and what's Kashmir in context of this issue? See, Indus Water Treaty was signed in 1960, I think. Pakistan was reluctant to sign it, incidentally. Pakistan was under Ayub Khan, a martial law administrator who eventually became their president. He had staged a coup.
he signed it with great reluctance. It is the division of 6 rivers that flow into Punjab from India. Chenab, Jhelum and Sindh went to Pakistan. Ravi, Byas and Satluj came to India. In the history of water sharing treaties, there isn't a more generous example. More than 80% of the water of these 6 rivers belongs to Pakistan under this treaty. There are 2 rivers that flow from United States into Mexico. One of them is Colorado. More than 80% of these 2 rivers' water belongs to America. There is a Jordan River that flows from Israel into Jordan. Israel doesn't give so much water. It's we who give so much water, thinking that we will earn their gratitude. Sorry. Now, what do you do with this? Have you done any preparations? Have you created storage systems? Have you created canal systems to divert water? Yes, we did. There is a canal called Satluj Yamuna Link Canal. This is our water. I'm talking about Satluj water. It connects Satluj with Yamuna to divert some water. It goes via Haryana. Punjab doesn't want to give Satluj water. It allows Satluj water to flow into Pakistan. We are not even able to retain that less than 20%, which is legitimately our share. A canal has been dug in Haryana, nicely lined, it is dry. Because you are not able to link it with Satluj, which flows through Punjab and goes into Pakistan. अब तो हरियाणा में बीजेपी सरकार है, पंजाब में बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, हम सब राष्ट्रवादी हैं, कीजिए ना भाई। तो नहीं हो रहा है, नहीं होगा। तो आप अपना पानी पहले इस्तेमाल करें, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। उन रिवर्स को हम टैप करें। अगर बहुत पानी रोकेंगे तो अपने यहाँ फ्लड्स आ जाएंगे, लेकिन उनका यूटिलाइजेशन करें, वो करने की स्थिति में नहीं है। जहाँ तक चीन का, अच्छा ये सब नदियाँ चीन से आती हैं जी, चीन इनका कुछ नहीं कर सकता। वो तिब्बत प्लेटो से आती हैं, उनके पॉपुलस रीजन्स बहुत दूर दूर हैं। जितना इनको पानी डाइवर्ट करने में पैसा लगेगा, उसमें कंगाल हो जाएंगे। ब्रह्मपुत्र का भी यही हाल है। ब्रह्मपुत्र का 70% पानी भारतीय टेरिटरी से ही ब्रह्मपुत्र में आता है। जो यारलुंग सांपो, जिसको तिब्बत में यारलुंग सांपो कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, वहाँ से 30% पानी ही है। और वहाँ भी वो डैम बना रहे हैं। हमारा वाटर शेयरिंग कोई एग्रीमेंट चीन के साथ नहीं है, लेकिन उसका कुछ विशेष दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है कि इनिशिएटिव हमारे पास है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने हाथ खुद बांध रखे हैं। The next question is around the current local parties in Kashmir, and where do you see the role of the National Conference, the PDP and all the others? You spoke about Hurriyat a little bit, but could you throw some light on these? Yes, thank you for this question. I talked about 3 dimensions of the secessionist movement in Kashmir. One, I said, were the militants who hold the gun and who challenge our army and our security forces with violence. Then there is Hurriyat, which gives an ideological cover, rationalization for this violence. They own them as their own boys. But the most lethal, most pernicious aspect of this movement are the mainstream political parties of Kashmir, namely National Conference and PDP. There is a political consensus in Kashmir that even as we wage war against India and a propaganda, ideological war through Hurriyat, we will not let go of the instrumentalities of the state. Because the government system, government apparatus is far too strong, crucial, in fact critical in this. So these mainstream parties pretend to owe allegiance to the Constitution of India because they take oath. They fight elections,
And that pleases us no end. See, they've taken oath, now they are bound by the oath. They fight elections, they get elected, they again take oath, they are bound by the oath. But they blunt your instruments of self-defense. First thing that Mufti Muhammad Saeed did after taking oath on 1st of March 2015 in Jammu, I was there at 11 a.m. in the presence of Prime Minister, was to thank Pakistan and Hurriyat. He did so. I hope you recall. Absolutely. That was a Sunday. First thing he did on Monday when he went to office was to summon the files of detainees. He calls them political detainees. By 8th of March, Masarat Alam was a free man. Who's Masarat Alam? Masarat Alam is the man who was ringleader of stone pelting agitation that took place in 2010. For 3 months, more than 120 boys were killed. That Masarat Alam had gone underground. It took you months and a reward on his head to finally nab him. And he sets him free.